जितने भी टेररिस्ट लश्कर तोयबा के, जैश ए मोहम्मद के, एलियम के मारे गए हैं, हमने तालिबान के थ्रू मरवाए हैं इनको। और ये लिस्ट से एक एक नंबर जो है टिक मार्क होते जा रहे हैं। Shirish Thorad is a master of spycraft, an ex-cop and a private military contractor जो ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स की काली खौफनाक दुनिया के अगेंस्ट एक फ्रंटलाइन सोल्जर का रोल निभाते आए हैं। वही रियल लाइफ मास्टरमाइंड जिनकी बुक पर ब्लॉकबस्टर सीरीज द फ्रीलांसर बनी है। You saw a list of 30, but we know that there is a list of 90. There are 30 more lists that have been formed, and they will at some point of time be executed. Savio Rodriguez, एक fearless investigative journalist driven by spirituality and justice, जो अपने deep networks की help से anti-India conspiracies और terror networks को expose करते आए हैं। I even know the date. I even know the number of that car. That is how deep we go. लूसीफर जब हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में धुरंधर को देख रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जो हम नहीं जानते कि वो उन लोगों की क्या सैक्रिफाइसेस हमारे देश को सेफ रखने के लिए। ये थोड़ा सा मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, वो हमजा अली मजारी के जैसे लंबे बाल वाला बुलेट चलाता हुआ तो है नहीं। वो होता है कोई गार्डनर होता है, कोई टैक्सी ड्राइवर होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई ऑफिस का स्वीपर होता है। जो मोटरसाइकिल पे आ गए, अननोन गन में मार गए, ये सारे पेट्रियट नहीं है, ये पैसे दिए हुए हिटमैन है। There have been people who have been targeted in Pakistan after the Durandar movie. But that fear is good. That fear is required because now they distrust everyone. दाऊद ऐसा था, दाऊद वैसा था। अबे दाऊद एक था, excuse the language. Like a coward, he went and sat in Pakistan, who did not value the Hindus. Forget the Hindus. He didn't value the Muslims himself. He was a sick man. Somewhere sick, as they showed in Durandar movie. ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो डिजिटल नैरेटिव था वो इंडिया हार गया, और इसका पूरा जो क्रेडिट जो है वो इंडियन यूथ की तरफ जाता है। वो इंस्टाग्राम में लगी हुई है। अगर एक्स पे इंडियंस की तादाद ज्यादा होती तो वो नैरेटिव इंडिया शायद नहीं हारती। ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा मार्केट भारत को बनाया गया है। 2000 करोड़ की ड्रग्स सिर्फ 2025 में पकड़ी गई। Wherever there is drug, there is CIA. And that is why the CIA's intent to carve out a Christian nation, the conflict that erupted in Manipur was a narcotic-driven conflict. Synthetic drugs are neither with the Hindus or the Christians. The synthetic drugs productions are with the Meitei Pangals, which are Muslims. The genesis of the Manipur conflict that I have not shared with any television channel, but I'll share it with you, was Manipur is going to continue to burn indefinitely. लूसीफर पुस्तक जब हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में धुरंधर को देख रहे हैं। बट देयर वाज मोर, उससे और ज्यादा डेप्थ थी और बहुत सारी चीजें थी जो उसमें नहीं दिखाई गई। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द स्टोरी ऑफ लूसीफर, हाउ डिड इट कम आउट? हाँ, सो नमस्कार एंड बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए। तो कुछ 3 साल पहले जब मैं हमारे नेटवर्क इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू उनके साथ में कुछ बातचीत हो रही थी, तो एक पैटर्न सा उभरा कि कुछ ऐसी एक कॉन्सेंट्रेटेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चल रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी जख्मों को बाम लगा रहा हो। अब तक सिर्फ फर्स्ट एड हो रही थी, अब ट्रीटमेंट हो रही है, ऐसा लगा मुझे। तब मैंने सैवियो को संपर्क किया। हम लोग काफी सालों से, अरसों से एक दूसरे से परिचित है। कुछ एरियाज में हम लोगों ने साथ में काम किया है, कुछ एरियाज में हम लोगों ने एक दूसरे के ऑपोजिट, विरोधक के रूप में काम किया है। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लाइक एन इम्पार्शियल जर्नलिस्ट हम लोग प्रोफेशनल्स भी है, तो जब काम करने का मौका मिलता है साथ में तो हम प्रोफेशनली काम करते हैं, पूरी शिद्दत से काम करते हैं। और जब किसी चीज़ में हम टेबल के एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं तो पूरी शिद्दत से एक दूसरे को हम हेट भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई पर्सनल एलिमेंट नहीं होता। तो मैंने सैवियो से संपर्क किया। मैंने कहा ये क्या सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे तरफ जो न्यूज़ आ रही थी वो आ रही थी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है पर्सनल स्किल सेट की तरफ से, कुछ रिक्वायरमेंट्स है टेक्निकलिटीज़ साइबर की तरफ से, कुछ रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट की तरफ से है, कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से है। और ये चीज़ें, हमारा जो वर्ल्ड है एक छोटा सा वर्ल्ड है, तो क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाके आज नहीं तो कल 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में पता लग जाता है कि फला फला आदमी फला फला इक्विपमेंट ढूंढ रहा था और ये इक्विपमेंट यहाँ यूज़ हुआ था।
या कहीं वीज़ा की फ्रैंकिंग की ज़रूरत थी और वो शायद इस तरफ चली गई हो। तो सैवियो का एक अलग सा नेटवर्क है उसका एशिया पैसिफिक एरिया में। तो उसने भी थोड़ी उसके अंदर ताक झाक कर ली। और बाद में हमको पता चला कि ये 80s के ऑनवर्ड्स के जो टेरर इश्यूज हो रहे हैं इंडिया के अंदर और इंडिया से रिलेटेड, ये सिस्टमेटिकली एक, शायद किसी ने बैठ के कहीं एक लिस्ट बनाई हो, ओके। और ये लिस्ट से एक एक नंबर जो है टिक मार्क होते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने सैवियो को कहा कि थोड़ा डीप जाओ इसके अंदर। फिर बाद में आपको सैवियो बोलेगा क्या हो गया। सैवियो। Thank you, Suresh, and thank you for having me on your show, Anant and Udit. We are connected, both Suresh and I, with people who have certain peculiar skill sets that can be utilized to do work that may not necessarily be in the white area, but they would have to be in the gray area. And that's when we realized that people we were connected to, people who actually drew that list. So in Lucifer, the first part, which is the book that is out, you saw a list of 30. But we know that there is a list of 90. There are 30 more lists that have been formed. And they will at some point of time be executed. The point is this: there are soldiers without uniform in this country and that live outside this country that work for the interest of this country. हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनके बारे में कभी सुनते भी नहीं है, पर हाँ, अननोन गनमैन जैसा एक नाम आ जाता है, लोग उनको दे देते हैं। पर ये अननोन गनमैन जो है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो फोकस है, एक सेंट्रल पॉइंट में आकर इनको प्लानिंग हुआ जाता है और बाद में बाकी सब टीम आता है वहां पे। वो सेंट्रल प्लानिंग का टीम जो है, वो सिरिश और हमने थोड़ा बहुत मिलके उनको we put it together, and that is why we were able to get finer details, granular details of what the operations was all about. And Sirish is a far more senior executor of these kind of missions, and his ability to track and get into those kind of missions is far more exemplary. I'm predominantly an analyst and a person with a lot of network who can put things together and then go about saying how it needs to be executed. And Sirish is somebody who can plan and execute the same thing. So for us, writing the book was putting a part of what we knew the Lucifer team was actually doing. The fallen Lucifer and the fallen angels, also called the Rat Pack, was actually doing, primarily because it's a mind that is common to both Sirish and to myself. And that is how the book came about. We wanted to tell us, हमें ये कहानी बताना जरूरी समझा क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो हम नहीं जानते कि वो उन लोगों की क्या सैक्रिफाइसेस हमारे देश को सेफ रखने के लिए। तो साबियो, आपकी पुस्तक भी आई और सिमिलर चीज हमने धुरंधर फिल्म में भी देखी कि जो लोग विदाउट अ यूनिफॉर्म काम कर रहे हैं देश के लिए, क्या इनकी कहानी बताना इनको और डेंजर में पुट नहीं कर देता? Well, yes, it does bring a lot of scrutiny on the probable the assets, as you would call them. But that is why you have to write the story in the sensitivity that it requires. That is why if you read Codename Lucifer, it tells you everything but tells you nothing. You will never be able to identify the people. You will never be able to pinpoint who the colonel was that was Lucifer. You will never be able to do that. Because the idea is if you keep quiet and do not tell the story, then people will not know about the sacrifices that were done by people. Now look at it from a Durandar point of view also. Yes, some people have been saying that there have been people who have been targeted in Pakistan after the Durandar movie. But that fear is good. That fear is required because now they distrust everyone that might have any link whatsoever to India. And that's good for us. I mean, I don't see anything wrong in that. Even with our book, if they find people that they distrust, great. That fear is required. That distrust is required because that will make them weak and that will continue to give them confused on what the plans are. ऑल्सो अब ये थोड़ा धुरंधर का जो है ना, धुरंधर है, इंडिया के धुरंधर है, पाकिस्तान में है, दूसरे कंट्रीज में है। वो हमजा अली मजारी के जैसे लंबे बाल वाला बुलेट चलाता हुआ तो है नहीं। वो होता है, कोई गार्डनर होता है, कोई टैक्सी ड्राइवर होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई ऑफिस का स्वीपर होता है,
कोई कैंटीन में बैठ के चाय पीने वाला होता है, वो होता है धुरंधर। वो वैसे ही बैठा है पिछले 20 साल से, और अगले 20 साल वही बैठेगा। सारे धुरंधर नहीं है हमारे लूसीफर के इसमें, सारे पेट्रियट नहीं है। हम्म। तकरीबन 60-70% लोग हैं जो इंडियन भी नहीं है। ये हम लोगों ने आउटसोर्स किया है, कॉन्ट्रैक्ट्स की दिए है, पैसों के लिए काम किया है इन लोगों ने। ऐसा सोचना बहुत गलत होगा कि कोड नेम लूसीफर में जो रैट पैक है वो सारे के सारे पेट्रियट थे, नहीं। उनमें से 20% पेट्रियट है, बाकी सब आउटसोर्स किया गया है। मैं आपको अभी बता दूं कि इंडिया की अभी फिलहाल पिछले 1-1.5 साल से पॉलिसी ये रही है, और आप अगर क्रॉस चेक करोगे, खुद का रिसर्च करोगे, तो आप भी मान जाओगे कि बहुत सारे जो बलूच एरिया है, पाकिस्तान का फाटा एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बलूचिस्तान का बॉर्डर जो एरिया है, जितने भी टेररिस्ट लश्कर ए तोयबा के, जैश ए मोहम्मद के, एलियम के मारे गए हैं, हमने तालिबान के थ्रू मरवाए हैं इनको। वाह। हमने ओह। बलूच बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से मरवाए हैं इनको। और सॉरी कभी सर। कभी तो हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर जाके जो अक्साई चीन एरिया में हाफ चीनी हाफ म्यांमारी है, उनको भी यूज किया है। तो आप ये मत सोचिए कि हर एक जो ये लोगों को जो मोटरसाइकिल पे आ गए, अननोन गन में मार गए, ये सारे पेट्रियट नहीं है। ये एक थोड़ा सा मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ। हम्म। ये पैसे दिए हुए हिटमैन है, वाह। प्रोफेशनल हिटमैन है। जो भारत की ये जो पॉलिसी शिफ्ट है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, मुझे इसकी टाइमलाइन जाननी है कि ये हुआ कैसे, बिकॉज अब ये चीज सरफेस पे आने लगी। 2014 के बाद में जो पॉलिसी शिफ्ट हो गई है, तो हमने अभी उन तालिबान को एड्रेस किया है जो बिट्रे किए गए आईएसआई के थ्रू, अमेरिकन से पैसे लेके। हिस्टोरिकली आईएसआई क्या करती आई हुई है कि तालिबान को यूज करती थी, तालिबान से नेटवर्किंग करती थी, और फिर बाद में जब रशियंस अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, और पोस्ट 9/11 जब अमेरिका अफगानिस्तान में एंटर हुआ, तो आईएसआई ने पैसों के लिए तालिबान के ही एड्रेसेस और लीडर्स के नाम और लोकेशंस अमेरिकन्स को बेचना शुरू किए। ओह माय गॉड। ओ। और इंडिया को तो हमेशा से बलूचिस्तान अलग करना था पाकिस्तान से, और हमारा हिस्टोरिकली अफगानिस्तान से भी अच्छा रिलेशनशिप रहा है। तालिबान ये एक लूज वॉरलॉर्ड्स का कलेक्शन है। आज के तारीख में अफगानिस्तान में तकरीबन 48 या 49 डिफरेंट अलग अलग टाइप के कबीले हैं जिनको ट्राइब्स बोलते हैं, और हर एक कबीले का एक वॉरलॉर्ड होता है, और कुछ कुछ कबीलों में फैक्शंस है, उनके अलग अलग वॉरलॉर्ड होते हैं। हालांकि एक बात और है कि ये इन 49 कबीलों में से मोर देन 70%, 70% जो है ना, ये पश्तू ट्राइब होते हैं। बाकी जो है हजारा है, लंगड़ी है, जो अलग अलग ट्राइब होते हैं। और पश्तू ट्राइब जो होते हैं ना, उनका एक कोड ऑफ एथिक्स होता है 5 तुर्क का, पश्तूनवाली। इसको पश्तूनवाली बोलते हैं। जो पश्तूनवाली इनका कोड ऑफ एथिक्स है, और उन लोग बहुत अहमियत से उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। उसके अंदर लॉयल्टी, ट्रेचरी, ब्राइबरी सब कुछ आ जाता है, जैसे कि लोगों को पनाह देना। हम्म। तो पश्तूनवाली के कोड ऑफ एथिक्स में पनाह ये एक बड़ा कोड है, कि अगर हमारे पास कोई पनाह मांगने आए, तो हम भले हमारे खुद के दोस्तों के साथ में झगड़ा करना पड़े, लेकिन जो घर में पनाह मांगता है उसको पनाह देनी है। और ये जो ट्राइब्स है, इनका इतना लूज अलायंस है कि सवेरे अगर आपके साथ में एक ट्राइब ए ट्राइब बी के साथ में दोस्ती करेगा, तो शाम को दुश्मन बन सकता है। हो गए। तो हिस्टोरिकली ये हुआ है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कुछ लोगों का एफिलिएशन ड्रग्स के अंदर था, उनका मेन इनकम ओपियम का था। ओके। कुछ लोगों का बलूचिस्तान के एरिया में एफिलिएशन रहा है, कुछ लोगों का फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया जो फाटा बोलते हैं उस उधर एफिलिएशन रहा है। तो हम अभी कन्वीनियंस के अनुसार किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स वेपन्स एंड एड, अमेरिका ऑल्सो प्रोवाइड्स वेपन्स एंड एड, एंड चाइना सिमिलरली प्रोवाइड्स वेपन्स एंड एड, सो डज पाकिस्तान। सो ये वो शतरंज है जहां चारों बाजू से खेला जा रहा है शतरंज। हम्म। तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सालों बाद एक दोबारा से जो
हम झुकाव देख रहे हैं अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ। आई थिंक आई वुड नीड दिस आंसर फ्रॉम सेवियो कि एक जो दूरी सी दिखाई देती थी कि इससे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उससे पहले जो लोग वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं बोलते हैं कि वी वर ट्राइंग दिस फ्रॉम डेकेड्स, कि वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग इंडिया एंड यूएस क्लोजर, और उसके बाद ये रेजिम आया डोनाल्ड ट्रम्प का और अब सब बिखर गया। क्या डोनाल्ड ट्रम्प इतना समझदार व्यक्ति है कि उसको ये सारे डायनेमिक समझ में आ रहे हैं, और दिस इज लाइक इज दिस समवन एल्स जो इस चीज को ड्राइव कर रहा है, मतलब पाकिस्तान एंड यूएस जो दोबारा से नजदीक आ रहे हैं और दिख रहे हैं एटलीस्ट? So, Udit and Anant, you must understand one thing. When I was asked to describe Donald Trump when he became the president for the second time, I wrote an article in the Goa Chronicle which described him as the Joker in the movie The Dark Knight. The Joker, played by Heath Ledger in the movie The Dark Knight, which was undoubtedly one of the best portrayals of Joker Yeah. ever, right? So what do I mean by that? What I mean by that is everybody assumes that Donald Trump does not know what he's doing. Okay? But I can tell you without a doubt, Donald Trump knows exactly what he's doing. And he knows what he's doing. When you're looking at the US-Pakistan relation, and Sirish can even vouch for that, the relationship has primarily got to do with narcotics. Because you should understand this sequence. Prior to the Pahalgam incident that happened, okay, and then India, of course, went into Operation Sindoor, there was a tie-up between Donald Trump's son's company, which is a crypto company, and the Pakistani government, okay, the Pakistani crypto exchange that they have. The valuation of that money at that point of time was about 2 billion US dollars. In about 3 months, 4 months after that, that valuation went up to about 5 billion US dollars. That was the time when he was saying that he got India and Pakistan to have a ceasefire. Donald Trump is about business. Donald Trump is about money for him, for his family, for his investors, for his friends. Donald Trump is not about Pakistan. He's not for India. He's not for MAGA as well. MAGA is just a tool to fool the gullible people of America. Now, you must understand one thing about the Americans. The Americans are nothing but a overhyped people and a overhyped nation that thrives on marketing itself rather than any real substance. There is no value system in America. There is no Sanskriti in America. And that is why somebody as promiscuous, a pedophile like Donald Trump, is the US president. And some people in America believe, and in some parts of the world believe, that Donald Trump went to war with Iran just to hide the impact of the Jeffrey Epstein files. Now, whether that will be a reality in the future, we don't know. But ask yourself one question. The war was between Israel and Iran. Now think, Iran, everybody that I know within the American system as well as the Israeli system told me that Iran would be finished in about 3 to 4 days. So when you attack the Khamenei, the supreme leader, Ali Khamenei, you put the powers into the IRGC. Now, IRGC is a 31 cell unit. If you actually study them, it's a 31 cell unit. And each unit works with its own mind. So they don't have a supreme leader to bring them together. And that is why they say one set of people will say peace talks are going on. The other set of people will go and bomb somebody else. Right? So Donald Trump is intelligent, but he's intelligent only when it comes to making money for himself and his family. So is this an attempt to put Pakistan back to the podium? No. See, not at all with it. Let me be as crude as possible. Pakistan is America's prostitute. Okay? And you don't value a prostitute. A prostitute's job, at least to certain people who go to a prostitute, is to do a job and then to be forgotten about. So
Pakistan is that. Whether Pakistan thinks it's the queen, it's a different issue. But in America's mind, Pakistan is a prostitute. ओके, गोइंग बैक टू द मूवी, कि ये बाहर आती है तो क्या होता है, कि एक फियर पाकिस्तान के मन में आता है, वहां के लोगों के मन में एक फियर पैदा होता है। इस मूवी के वायलेंस को लेके भी बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये इसीलिए बनाई गई है ताकि एक वायलेंट नेशनलिज्म को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। इट्स लाइक अ हुक फॉर वायलेंट पीपल टू वॉच, ताकि वो लोग देखें। लेकिन इज दिस, कि ये जो वायलेंस है वो एक्चुअली फियर प्रोड्यूस करने के लिए है, या फिर क्या ये एग्जैजरेटेड है, या ऐसा ही होता है, या फिर ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है? कैन आई आंसर दिस वन? या प्लीज? Of course. आप जब वायलेंस के बारे में जब बात कर रहे हो, तो मतलब आप वही उस पिक्चर के सीन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे किसी को एसिड में फेंका जा रहा है, या किसी को मोटरसाइकिल के पीछे घसीटा जा रहा है, या किसी के गर्दन के ऊपर गराज का दरवाजा मतलब जो है ये कर रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि आप वायलेंस इसको कहते हैं, बराबर? दैट्स हाउ इसी को कहा जा रहा है। या गैंग रेप वायलेंस नहीं होता क्या? बिल्कुल। चाइल्ड अब्यूज वायलेंस नहीं होता? तो उससे ज्यादा घिनौना और क्या हो सकता है? तो वायलेंस को आप, एक आदमी या कोई आदमी किसी और आदमी को बुरी तरह से घिनौने तरह से कत्ल कर रहे हैं या तड़पा रहे, इसको वायलेंस नहीं कह सकते। सिर्फ उस उधर तक सीमित नहीं कर सकते। आप अगर कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से मतलब पुश्तौंदी घरों से बाहर निकलवा के इंडिया के कैंप में 1993 में रह रहे हैं, क्या वो वायलेंस नहीं है? मेंटल वायलेंस नहीं है? एब्सोल्युटली। तो हमको वायलेंस को वहीं तक सीमित नहीं करना है। अगर किसी स्त्री का, महिला का गैंग रेप हो रहा है, बलात्कार हो गया, तो उससे ज्यादा वायलेंट और क्या हो सकता है? कोई बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है, तो उससे ज्यादा वायलेंट क्या हो सकता है? तो मैं तो कहता हूं कि वो वायलेंस है ही नहीं, वो है कंट्रोल्ड एग्रेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वायलेंस, असॉल्ट। वायलेंस होता है जो कंट्रोल्ड होता है, उसका एक मकसद होता है, एक फियर फैक्टर होता है। आप अगर उस वायलेंस को उस लेवल के ऊपर लेके जाओगे तो वो फियर निकल जाता है। वायलेंस तब तक इफेक्टिव है जब तक के सामने वाले को होप है, उम्मीद है कि मैं बच सकता हूं या मैं बच सकती हूं। लेकिन अगर वायलेंस का दर्जा इतना बड़ा है कि वो उम्मीद ही नहीं है, तो डर भी नहीं रहता, तो फिर एक्सेप्टेंस रहता है। तो टेररिज्म जो है ये कंट्रोल्ड एग्रेशन है, वायलेंस है। असॉल्ट जो है, इट इज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ बीइंग अनकंट्रोल्ड। क्योंकि असॉल्ट में आपको एक डेफिनेट रिजल्ट निकलवाना है, पर्टिकुलर रिजल्ट निकलवाना है। वायलेंस में आपको जनरल रिजल्ट निकलवाना है। तो ये जो चार पांच सीन है, उसको लेकर हम ये बोल नहीं सकते कि ये वायलेंट फिल्म है। नहीं, अगर इसी के जगह उधर चार पांच औरतों के अलग अलग ठिकाने में बलात्कार चल रहे होगे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पार्टीशन के टाइम में हुआ, जैसे जूट की बोरियों में जो है महिलाओं के वक्षस्थल काट के भेजा करते थे इस तरफ, तो वो वायलेंस रहेगा। तो हमने वायलेंस को भी डिफाइन करना हमारी तरफ से थोड़ी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये वो छवि जो भारत की एक सॉफ्ट इमेज की जो बनी आई है, जिसमें भारत हमेशा इस तरह के एक डिफेंसिव मोड में नजर आया है। हमने तो किताबों में भी पढ़ा है कि भारत ने किसी को इन्वेड नहीं किया। अभी भी रिसेंटली कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं कि भारत ने किसी को इन्वेड नहीं किया। एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर का जो एक जो नैरेटिव बनाती आई है यहाँ की गवर्नमेंट भी और ब्यूरोक्रेसी, वो कुछ टूटता सा नजर आ रहा है अभी। तो क्या लगता है कि जब हम इस एग्रेसिव स्टांस के साथ आगे बढ़ेंगे और तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा ग्लोबली हम पे? नहीं, मैं आपको एक बता दूं कि ये टूटता सा नजर नहीं आ रहा था। ये एक टेम्पोररी ब्रेन वॉशिंग की गई थी ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारे ऊपर, कॉलोनियल लगी, ओके। कि हम लोगों को पढ़ाया गया था स्कूल में कि
अपना औंधा देखकर बिहेव करो, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो। महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर कोई इस गाल पे झापड़ मारो तो अगला गाल ही कर दो। ये क्यों दिखाया गया? ये इसलिए दिखा हमको सिखाया गया क्योंकि हमारे अंदर जो नेचुरल एग्रेशन थी इंडियंस में, जो पहले थी 300-400 साल पहले शिवाजी महाराज के टाइम में, है ना, वो उन लोगों को खत्म करनी थी। हम्म। तो उन्होंने 3 तरीके से खत्म कर दिया। एक तो उन्होंने जो अपना नॉलेज बेस था वो नॉलेज बेस निकाल दिया हमारा। दूसरा, हमारा एग्रेशन हमारे में से निकाल लिया। और तीसरा, हमारे को बोल दिया कि ये भैया तुम्हारे ये वर्ण जाति ये है ना, ये कास्ट सिस्टम है, ये बहुत बेकार है। अभी जो बताया जाता है वर्ल्ड वाइड की कास्ट सिस्टम है ये है रे, ये वैसे नहीं था पहले ना। हम्म। तो हम लोगों को वो पिछले 200-250 साल ही हम ये नरम रहे हैं। हम कभी नरम नहीं थे। हम अभी जो उभर रहे हैं ना, वो हम पहले से ही वैसे थे। हम्म। जैसे एक अनुपम खेर सर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, मैं शायद ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें एक अच्छा रिफ्लेक्ट होता है कि लहरों को खामोश देकर ये ना समझो कि हम में रवांगी नहीं, हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं। हम्म। तो हम वी वर ऑलवेज डीप वाटर फिश, हम्म। अंडर करंट थे और है। ये थोड़ा टेम्पररी बीच में जो है ना, हम लोग सॉफ्ट बन गए। हम्म। हम्म। तो आज भी क्या ये सॉफ्ट बनाने के लिए अब दूसरे मेथड्स यूज होते हैं? जैसे हमें एक टेक्नोलॉजी तो दिखाई देती है जिसमें जिस तरह का कंटेंट परोसा जाता है। हम जानते हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल करते हैं, यूएस कंट्रोल करता है। तो किस तरह कंटेंट परोसा जा रहा है? जैसे चाइना तो परोसने भी नहीं देता वो कंटेंट अपने देश में। तो पूरा अपना मिलेनियल जो है, ये आपकी उम्र के लोग जो है 90% तो मतलब नपुंसक ही बने हुए हैं ना, हम्म। ये वीडियोस और ये सब देखकर। हम्म। ये जितने भी एलजीबीटीक्यू आइडियाज आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज आए हैं, इंक्लूसिविटी की आइडिया आए हैं, मल्टीकल्चरिज्म की आइडिया आए हैं, और इन्होंने यही करना है क्योंकि वर्ल्ड में 700 मिलियन यूथ कहीं और नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। हम्म। और क्या यही कारण है कि ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा मार्केट भारत को बनाया गया है हुआ, क्योंकि ये भी यूथ को कमजोर करने का ही काम कर रही है? और मैं डेटा पढ़ रहा था, कह रहे कि 2025 में सिर्फ 1,30,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, और 2,000 करोड़ की ड्रग्स सिर्फ 2025 में पकड़ी गई है। देखो, जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो के बारे में जो है, आपको सैवियों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। या। मैं आपको सिर्फ एक छोटा संक्षिप्त हिस्ट्री दे सकता हूँ कि 1826 में डेविड ससून आया बगदाद से भागकर इंडिया में। वो ब्रिटिशर्स की मदद से आया और उसने यहाँ पे ओपियम ग्रो करना शुरू कर दिया। उसके साथ में उसके पार्टनर थे सिंधिया फैमिली, टाटाज, वाडियाज, ये बड़े बड़े फैमिलीज थे सारे, गोदरेजेस, ये सब बर्मा में, यूपी बिहार में। यहाँ पे ओपियम भी ग्रो होती थी। इतनी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया वो कि लोकल क्रॉप ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया बनाना, लोग फैमिन से मरने लगे, लेकिन ओपियम बनती थी। हम्म। हम्म। उसके अंदर सबसे बड़े फाइनेंसर थे रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर, ओह। द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंसर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, टू ग्रो ओपियम, टेक इट टू चाइना, सेल इट इन चाइना। उसकी वजह से 3 ओपियम वॉर्स हुए चाइना के साथ में। और ये चलता गया टिल 1897 1895, जबकि एक ओपियम कमीशन बैठा और बाद में ये पता चला कि भैया ओपियम अभी हमने नहीं बेचनी है, और ओपियम बिकेम इलीगल। हम्म। नाउ इट इज ओनली ग्रोन इन वेरी कंट्रोल्ड फैशन अंडर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो तब तक जो है ओपियम लीगल था, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था, लेकिन कंजम्पशन यूरोप, चाइना और अमेरिका में था। हम्म। हम्म। उसके बाद में ओपियम और हेरोइन हो गया बर्मा, लाओस, थाईलैंड में, दैट इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल। वहां से फिर कुछ साल 85 तक, 86 तक वहां उनका एरिया था, खुनसा करके लॉर्ड था, वो चलाता था। वो अभी 2006 में उसकी मौत हो गई। 85 के बाद में जब अफगानिस्तान में चला गया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, उसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते, तब रशियन एग्रेशन शुरू हो गई अफगानिस्तान में। तो सीआईए ने वो ओपियम कल्टीवेशर्स को और वहां फंडिंग करके तालिबान को क्रिएट किया, रशियंस को वहां फाइट करने के लिए। तो ये तालिबान जो बना है ये सीआईए ने और बनाया हुआ है, क्योंकि रशियंस अफगानिस्तान में थे। और अब जाके जो है, फिर बाद में 20 साल के लिए, 22 साल के लिए यूएसए थी। जब फिर उन्होंने उधर से फिर भाग गए, वो अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले निकल गई बाइडेन के टाइम पे।
ओके? हम्म। और आपने अगर यूनोडीसी की रिपोर्ट पढ़ ली हो हम्म। तो जिस साल, मतलब आई थिंक 2004 की बात है, हाँ 2004 में 92% वर्ल्ड ओपियम अफगानिस्तान में इलीगली प्रोड्यूस होता था। जिस साल अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ होके निकल गए, वो 92% से 50%, 15% बन गया। अब इसको तो कोई जीनियस की जरूरत नहीं है कि भैया कौन चला रहा था वो धंधा। हम्म। ओके? अब राइट। ये घूम फिर कर ये ओपियम और हेरोइन और फेंटानिल और इसका ये जो है ना ऑक्सीकोडॉन, जोम्बी ड्रग्स, ये घूम फिर के वापस इंडिया आया है 250 साल के बाद। अब आपको बताएगा सैवियोस की हिस्ट्री। यस, तो अफीम का पूरा जो नेटवर्क है और टेरर लैंडस्केप में उसका क्या रोल है, वी वांट टू नो फ्रॉम सैवियो। So let's get into the conflict that has happened in Manipur. And while we are seeing some level of peace, I think that's very short-lived because Manipur is going to continue to burn indefinitely. Now, the reason why it's going to continue to burn is we are forgetting the most important aspect of what that conflict is all about. So when the conflict happened, everybody turned the conflict into a religious conflict, saying that the Hindus are targeting the Hindu, predominantly Maitris, are targeting the Christians, which are the cookies. So I went right into the heart of the problem, not once, not twice, but a couple of times more. I met with people, I sat at villages, I met with the victims, I went and saw the narcotic areas that are there. So let me give you a little bit of information around that. The conflict that erupted in Manipur was a narcotics driven conflict of control of the narcotics trade in Manipur and certain parts of the northeast area. The annual business turnover of narcotics coming out of Manipur post the conflict that happened in Myanmar in 2021 and the shifting of narcotic operations to Manipur is valued at estimated 70,000 crore annually. Oh my God. Okay. Now, the government of Manipur at that point of time focused on one aspect of the narcotics business, which was opium. Now, opium constitutes about 35% of that business. 35%. 12% is marijuana. Some of it is medicinal, and most of it is illegal. But almost 53% of narcotics emerging out of Manipur is synthetic drugs. And the synthetic drugs are neither with the Hindus or the Christians. The synthetic drugs productions are with the Meitei Pangals, which are Muslims. Okay. So they have their own labs in parts of Imphal, and they were looking at moving towards some of the forest areas as well, which is where the Kukis and the Nagas live. Now, somebody in that system wanted to control the narcotic trade, and there was a disagreement in the narcotics trade. In my report to the authorities on top, particularly the Prime Minister and the Home Minister, I clearly elaborated, and to the NSA as well, that this is a MAD syndrome. That is Manipur, Assam, and Delhi. Okay. So players of influence with immense political influence in Manipur, in Assam, in Delhi had a disagreement. And that was the starting point of the conflict in Manipur. Right? I'll give you a further example. When I brought it out, a lot of people said, "Oh my God, this is imaginary," and he's just trying to turn it around and saying it's not a religious thing. You know, 6 months, 6 to a month to about say about 8 months after this incident happened and the conflict was still burning, the Indian Navy and those who control the waters in the northeast area, there was a boat from Myanmar that had come in with 5.5 tons of synthetic drugs. 5.5 tons of synthetic drugs. The value of those synthetic drugs was 35,000 crore, and that is just one boat.
So what is 70,000 crore? In my estimate is also it's a very less, because that is only what I or the team I had could quantify it based on information that we are getting. I think it's much more than 70,000 crore. Yeah. The conflict in Manipur will not end so easily, Udit and Anand, because any form of stability that the government at the center wants to bring to Manipur or certain areas of the Northeast will have a conflicting reason. Now, the other aspect of it is this: wherever there is drugs, there is CIA. Okay. And that is why the CIA's intent to carve out a Christian nation out of parts of Manipur, Mizoram, Bangladesh, which is the Chittagong area, and Myanmar is not a foolish assumption. In fact, Sheikh Hasina, a few months before leaving or being thrown out of Bangladesh, made the same statement at a party meeting, saying a white man told her that they would carve out a Christian nation out of parts of Bangladesh, Myanmar, and India. And that is the reason why she was ousted, by the way, because she actually said that. Now, what is the commonality in that? There are Chinkuki Zos in Myanmar, there are Chinkuki Zos in Bangladesh, and there are Chinkuki Zos in Manipur and Mizoram. When the partition happened of the Northeast, if you go back into history, there was just a line drawn. So the Chinkuki Zos have got relatives on this side and the relatives on that side. Interestingly, there are some Meiteis also in Myanmar. And the Northeast, particularly Manipur, is become a hub of counterintelligence operations. So you have China, which is funneling weapons. You have America, which is also funneling weapons and narcotics, and both of them using the narcotics trade, largely the CIA, to create instability. And not to say our own Indian politicians, there are Indian politicians who are pillaging the Irrawaddy River for the gold and the sand. I'll tell you one simple truth about the Manipur conflict that I've not shared with any television channel, but I'll share it with you. Okay? The genesis of the Manipur conflict was a 750 crore deal, which did not happen. And from 750 crore, it came down to 250 crore between this trio of MAD that I mentioned. And that is where this entire thing started. Because there was 500 crores short or not given as promised. Can you tell more details about it? So I told you, MAD is what? Manipur, Assam, Delhi. Mhm. Between the three power centers in these areas. When I mean power centers, I'm referring to the trade control. Okay? The Manipur team was to get 750 crores. But that was not given to them. They only got 250 crores. And because of that, they had instigated to various means this conflict. A 10-year-old case of ST reservation, which was buried for 10 years, was suddenly brought back up. And a judgment was passed. Not that the case was wrong. The case was actually right in its merit, which means the Meiteis are 53% of the Manipur population in about 11% of the land space. 53%, 11% of the land space. But the remaining 47% of the people are in almost 89% of the land space, which is the hills. So it's the people of the valley and the people of the hills. So the case was not wrong. The case had merit. When the violence took off, I can tell you even this much. Okay? On April 21st, in one of the regions in Manipur, there was a meeting that happened in one of the most powerful persons' place in Manipur. This is away from the city, which is Imphal. There were suitcases that were brought with money, and 1 lakh rupee bundles were put into Keni tobacco packets. And the Keni tobacco packets were put back into the bags, and it went into the vehicle. And that vehicle from April 21st till about April 29th was having that
those packets in the Kenny tobacco, distribute it to concerned people. I even know the date. I even know the number of that car. That is how deep we go. And if I know it, that means the people in the intelligence unit and in number one and number two's office also knows it because I sent And them a report. yeah, and by the time, just to put it into context, I think what was not said by mistake is that वो 750 करोड़ का जो अमाउंट तय हुआ था, जिसमें खाली 250 करोड़ ही हुए, वो पर ईयर के थे। Correct. ओ वो वन टाइम नहीं था, वो पर ईयर का था। पर ये सोच लो कि भैया वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था एमएडी में 750 पर ईयर। और ये इंडिया की पहले से वीकनेस रही है कि सेंटर में कोई भी हो, स्टेट लेवल में कोई भी हो, होते हैं सारे करप्ट। तो यही पैटर्न जो है बहुत सिमिलर पंजाब में भी प्ले किया गया था कुछ डेकेड्स पहले। आपको ये समझना है कि कोई भी चीज को बड़े तौर से लॉन्च करने से पहले उसका एक सॉफ्ट लॉन्च होता है। आप अगर 5 स्टार होटल खोलते हैं तो आप ऐसे नहीं बोलते कि फला फला तारीख को नवंबर 1 को मेरा 5 स्टार होटल ओपन हो गया। नहीं, उसमें बहुत गलतियां होती है, बहुत ऑपरेशनल मिस्टेक्स हो जाते हैं, मुंह के बल गिरना पड़ता है। इसलिए लोग सॉफ्ट लॉन्च करते हैं ताकि पता चले कि हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें खामियां क्या हैं, क्या क्या चीजें सुधारनी है, क्या वीकनेसेस है, कहाँ स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी। तो पंजाब सॉफ्ट लॉन्च था, रीजनल मॉडल था। अब वो पंजाब का जो सब निकाल दिया उन्होंने, खोखला कर दिया, उड़ता कर दिया पंजाब को। अब ये नेशन वाइड हार्ड लॉन्च तैयार हो गया है। And you see, in narcotics, Anant and Udit, everybody is a player because there's big money involved. I'll give you an example. When I spoke to some of these people who were growing opium in Manipur, their simple logic to me was we earn about 3-4 lakhs a month rather than growing any other crop. So why should we not do it? We are not getting any other economic income. This is the faster and quickest way for economic income. So narcotics is big money and big people are involved. And my fear is that we have not yet understood the impact of narcotics in the Northeast, particularly Manipur, because Manipur is a border area and the border is so porous. Now it is only after the conflict that we started to strengthen that border, but it was still porous and it still is. And more than narcotics out of the Northeast, do you know what is the most sickest industry from there? It is human trafficking of children. Human trafficking of children is another sick industry out of the Northeast. And we don't even know how big it is. On an average, 5 lakh people go missing on an average every year in India. And we have been able to identify or solving about maybe 2.5 lakh cases. But we still don't know where 2.5 lakh people go. And a large section of them are women. And a large section of them are children, boys and girls. So, I mean, please look around what's happening. Not everything is rosy. There are thorns around. यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि नेचर ऑफ ड्रग इकोनॉमी है ना, उसमें एक चेंज आया है। पहले जो ड्रग इकोनॉमी थी वो ओपीएम बेस्ड थी। ओपीएम से हेरोइन बनता था और हेरोइन के बाद में उसके ब्राउन शुगर और अलग अलग फिर ड्रग्स बनते थे। अब जो है आर्टिफिशियल केमिकल ड्रग्स ज्यादा आए हुए हैं। तो पहले अगर तालिबान जो ड्रग्स ग्रो करता था अफगानिस्तान में, तो वो इकोनॉमी सीजनल इकोनॉमी हुआ करती थी। प्लांट कर लिया और फिर जब तक ये फसल बड़ी नहीं होती ये लोग टेररिज्म करते थे। जैसे फसल काटने का टाइम आ गया, टेररिज्म बंद, बंदूकें रख दी, फसल काट लिया, प्रोसेस कर लिया, ईरान भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, वापस टेररिज्म शुरू। क्योंकि अब ये धंधा टेररिज्म का अलग है, ओपीएम का अलग है, दोनों में पैसे मिल रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जब आर्टिफिशियल केमिकल्स आए हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आए, एलएसडी लेस्ड फेंटेनिल आई है, एलएसडी लेस्ड marijuana आया है, क्रैक कोकेन आया है, एक्सटेसी आई है, एम्फिटामिन्स आए हैं, बार्बिचुरेट्स आए हैं। सीजनल इकोनॉमी नहीं बनी है। जो ओपीएम ग्रो करते हैं, marijuana ग्रो करते हैं, वो कुछ हद तक सीजनल है अब तक।
लेकिन अभी 80% ड्रग्स जो है केमिकल है। तो छोटे छोटे जो 10 बाय 12 फुट के रूम में तैयार हो जाता है एक मेथ लैब, Correct. 10-12 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में। और ये शिफ्टिंग इकोनॉमी है, कहीं भी हो सकती है। यहाँ छापा मार लिया, कल दूसरी जगह खोल दिया। पहले क्या होता था कि खेत उखाड़े जाते थे, जलाए जाते थे, फिर 2 साल के लिए वापस ग्रो नहीं होता था। अब तो 2 दिन भी नहीं है टर्नओवर। तो ये चीजें मायने रखनी पड़ेगी आपको। Like in the Manipur conflict, they were using this particular drug called yaba. Yaba is a kind of drug that gives you this, these youngsters were using it. So it keeps you awake for like 48 hours, and more. And it makes you feel like you're in a PUBG game, actually. Your mind is like in a PUBG game. So killing somebody is like a game. There's no emotion attached to it. Oh The no. first image I saw when I went to Manipur and I was taken to a particular village was of a decapitated head. Oh my God. Okay, that is how violent it was. And this yaba drug synthetically manufactured है Yes, it is a and synthetic. और हो सकता है ये इसीलिए डिजाइन भी किया हो कि आपको इस तरीके का हाई आता है इससे. So Correct. हाँ बिल्कुल। ये दिस वाज अनदर वर्जन ऑफ याबा वाज यूज्ड बाय द आईसिस Yes, in Iraq and in Syria. They were all on those drugs. The same version of that is used organically in Sudan, Somalia, Yemen, and that is called the khat leaves. There they chew the khat leaves. correct. Another version of the same leaf is the cocoa plant in Colombia. Colombia. They are used by the Sandinista rebels, by the Ochiwa cartels and the Medellin cartels. उनके जो गनमैन है वो कोकोआ लीफ चू करते हैं। कुछ ऐसा ही पैलेस्टाइन में हमास को भी मैंने सुना है। Yes. अभी देखो, ड्रग्स, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये हैंड इन हैंड हो गया अभी। ये इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हो गई है। You see, the problem in India right now, Anant and Udit, is that there's so much of drugs coming in, so much of narcotics coming in, and they are positioned as lifestyle products. Okay, if you want to fit in, you want to feel a part of the system, that lifestyle, narcotics is become an essential aspect of it. That is why there is a huge market. And synthetic drugs, because they are chemically induced, tend to have far greater damage potential to the body than even what would have been traditional drugs, the old drugs that used to be there. And that is the fear. And so I believe that the Indian government has worked very, very strenuously to crack down on drugs. And I believe at least by 2040 or so, we should end it. And as early as 2030, we would be able to destabilize some strongholds. But the real eradication I see happening somewhere around 2040. That's something the Indian government is working on very, very aggressively. And I think there's a massive crackdown on it. Yeah, Savi, I would actually disagree on that. There is actually an active dilution of legal applications in India. And I will explain. The NDPS Act was created, and at that time it was very strict, very draconian. मैं सब इंस्पेक्टर था गोवा पुलिस में 1991 ऑनवर्ड्स, तब मैं नारकोटिक सेल में था। उस टाइम में एनडीपीएस ड्रग एक्ट के अनुसार 1.5 ग्राम से ज़्यादा चरस अगर आपके पास मिलती है तो ये समझा जाता है कि आप ड्रग पेडलर हो। 1.5 ग्राम चरस, 7 ग्राम गांजा। 1.5 ग्राम से कम अगर मिलती थी तो आपको जो है कुछ 1 या 1.5 साल की पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन अगर 1.5 ग्राम से 2 ग्राम बनती थी तो 10 साल का पनिशमेंट हुआ करता था। इतना स्ट्रिक्ट लॉ था। आज के तारीख में आपके पास 700 ग्राम गांजा मिले तो भी आप बोल सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल कंजम्पशन है, और वो 1.5 ग्राम का कुछ 70 ग्राम हुआ है शायद। तो हमने डाइल्यूट किया है। 1990 का जो स्ट्रिक्ट एक्ट है 2026 में डाइल्यूट हुआ है, इंडिया ने डाइल्यूट किया है। तो इंडिया इज ऑन वन हैंड, इंडिया बोलती है कि हम स्ट्रिक्ट बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन आपने पनिशमेंट ही कमती कर दी, आपने अमाउंट बढ़ा दिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम स्ट्रिक्ट है?
अब सोसाइटी भी इतनी परमिसेबल हो गई है कि हम लोगों ने वी हैव रिकॉग्नाइज, आज के तारीख में हमने ड्रग्स को रिक्रिएशनल ड्रग्स बुलाना शुरू किया है। ड्रग्स तो ड्रग है, रिक्रिएशनल कब से बन गया? जब आप रिक्रिएशन वर्ड यूज करते हो और वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, हम्म। आप उस चीज को डाइल्यूट कर रहे हो, या आप उस चीज को Correct. लीगल कर रहे हो, आप उस चीज को रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हो। ओके, तो मैं तो बोलूंगा कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंडिया अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो एक लेवल पे यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रहा है, बट साबियो आप कह रहे हैं कि क्रैकडाउन भी मैसिव होता जा रहा है, तो कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट आल्सो, कि कहाँ पे हम देख No, रहे हैं ज्यादा क्रैकडाउन, और मे बी सम केसेस दैट वी हैव सीन रिसेंटली? the recent case itself, the one where 35,000 crore worth of synthetic drugs was caught in the Bay of Bengal area of India. And there have been many raids that have been happening, and large sums of narcotics has been caught. Okay. But we have to understand one truth, and this is where I concur with Sirish, that narcotics is a business. Okay. And it's a business that makes people very wealthy who are in the distribution aspect of it and even in the production aspect of it. And if they have got a ground in the party circuits in India, if they are available to people who want to procure the drugs, then somebody or something is allowing it. No? But you're not getting the guy who's making the drugs. You're not getting the guy who's distributing it at a large level. A guy who's selling narcotics and making 1 or 2 crores is a small fry. You need to be catching the guy who's making 1,000, 2,000, 3,000 crore. I remember in Goa there was a case and there was so much of narcotics, and Suresh would also remember it. It was in a particular area that was confiscated, and then suddenly all the narcotics disappeared. And when they went to court, they said that the rats had it. You know, the mice and the rats had ate all the narcotics that were stored. Now imagine in Goa, more than the people, the rats are drug dope people roaming around in Goa. You know, that's why you see them popping up once in a while. That's the reality. And this is police, right? Police having stored large stacks of narcotics disappears. जो मुझको समझ में आ रहा है, द डिजाइन दैट आई सी बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज में वो स्मोक बार्स जो हैं वो कॉमन हो गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है, जनरलाइज कर दिया गया है। इज दिस पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर डिजाइन की इतना इन्फ्लक्स हो रहा है इधर से, एंड दिस हैज बिकम अ लाइफस्टाइल थिंग, तो जो वापस आएगा वो इसको एक अडेप्टेशन के साथ आएगा, तो इट Yes. कैन बी पुश्ड इनटू इंडिया एज वेल, एंड इट्स जस्ट नॉट इंडिया, उसके आसपास एक पूरा एक जाल बनाया जा रहा है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये हो सकता है इंडिया में, ये तो हो गया। वो विकेट चली गई भाई, बोल्ड हो गई इंडिया उसके अंदर। आपको कहाँ पार्टी अरेंज करनी है मुझे बताइए? बेंगलोर में करनी है, मुंबई में करनी है, दिल्ली में करनी है, गुड़गांव में करनी है, फार्म हाउस में करनी है, कहाँ करनी है? मतलब कुछ टाइप की चाहिए, मशरूम वाली चाहिए, मशरूम वाली हो जाएगी, एक्सटेसी वाली चाहिए, एक्सटेसी वाली हो जाएगी। गोवा में आप जाइए। लेट अस नॉट बी नाइव, हम हार चुके वो लड़ाई, इंडिया हार चुकी है, अंदर आ गया वो। तो अभी तो ये है कि अभी इस नरकासुर को निकाले कैसे, यानी निकल सकता है या इसको नरम कैसे करे। ये जो बिजनेस है और ये जो पूरा लाइफस्टाइल कल्चर है, ये आम नागरिक पे तो अप्लाई होता नहीं है। दिस मस्ट बी एलिट्स। No, no, not at all. Not at all. ये बहुत इज दिस स्ट्रक्चर्ड, अफोर्डेबल? इज दिस अफोर्डेबल? लेट मी एक्सप्लेन, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंडिया में आ चुका है। ये 3 लेवल में आया है इंडिया में। सबसे एक्सपेंसिव तो कोकेन आता है, वो एलिट ड्रग आप बोल सकते हैं कोकीन को। हम्म। ओके, उसके नीचे आ जाता है, फिर एक्सटेसी आ जाती है, एम्फिटामिन्स आ जाती है, ई आ जाती है। तो वो होता है लाइक एनीवेयर बिटवीन 4,000 to 6,000 पर ग्राम। तो 1 ग्राम में आपको 6 डोज मिल जाएंगे या 8 डोज मिल जाएंगे, डिपेंड्स। तो अगर 3 लोगों को पार्टी करनी है तो 6,000 तो कुछ भी नहीं है आजकल की तारीख में। कॉर्पोरेट वाला भी अफोर्ड कर लेता है, कॉल सेंटर वाला भी अफोर्ड कर लेता है। 6,000 की तो दारू का बिल बन जाता है भाई साहब 2 लोगों के बीच में। और अगर अब डाउन लेवल पे आ जाओगे, 150, 200, 250, 300, 350 वाले, तो आपके पास है ना अभी जॉम्बी ड्रग आ गया, गांजा आ गया। अभी तो गांजा भी तो एलएसडी के साथ मिक्स होके आ रहा है।
हम्म। तो अफोर्डेबिलिटी तो है, सारे टीयरों में है। लेट्स से कि री हो चुका है, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आई मीन नॉट कि बहुत बायोलॉजिकल हम डिटेल में जाएंगे, बट कुछ सरफेस लेवल की जो चीजें होती है कि डैमेज कैसे करेगा अगर इसका एडिक्शन आपको होता है। तो डैमेज से डैमेज कहाँ होगा, इसको डिस्कस करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी या इवन अमेरिकन सोसाइटी में जो हुआ है वो इंडियन सोसाइटी में भी होगा कि एक्सेप्टेबिलिटी का रेट बढ़ जाएगा, और कोई कोई ड्रग्स जो है इनको लीगैलिटी दी जाएगी। और ये लीगैलिटी इसलिए दी जाएगी क्योंकि उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। वो जो कंपनीज जो आ जाएंगे वो बोलेंगे कि भैया देखो ये तो ऑर्गेनिक है, अभी ये तो एक्सेप्टेबल है, तो इसको हम अभी जो है लीगल कर देंगे। अब ग्रास रूट लेवल पे भी जो यूथ जो है उनकी भी मांग यही रहेगी कि कोई कोई चीज़ें तो भैया हमको थोड़ा सा सॉफ्टनेस कर दो, एंड गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो पहले तो सम ऑफ द ड्रग्स विल बी लीगलाइज्ड, दैट इज 100% श्योर। एंड वेन यू आर कंसिडरिंग डैमेज, डैमेज कम्स इन मेनी फॉर्म्स। एक तो होती है ड्रग्स की फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। अब फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है वो कम डेंजरस होती है, जैसे कोकेन, ऑर्गेनिक चरस, या बोलो भांग, हमारे हम लोग जो भांग बोलते हैं, या फिर कोकेन डेरिवेटिव्स, ये जो है ना ये ऑर्गेनिक और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाले ड्रग्स है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो है दैट इज मोर डेंजरस, जो आपको हेलुसिनोजेंस देती है, जिसके अंदर सिलोसाइबिन करके केमिकल होता है उसका ज़्यादा, जिसमें एलएसडी होती है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। तो फेंटेनाइल है, या जोम्बी ड्रग हो गया, या ऑक्सीकोडॉन हो गया, जो मतलब पेन किलर के नाम से आ जाता था, और फिर उसका फिर डेंजरस वर्जन तैयार हो गए। जैसे पहले हम लोग कोरेक्स करके कफ सिरप पी लेते थे, तो वो तो दो दो बॉटल पी लिया वो हो गया, उसके बाद में उसका ड्रग बन गया। वो ऐसे अंदर अंदर धीरे धीरे आ जाता है। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी इज मोर डेंजरस। एंड तीसरी जो है अभी जो नया शुरू हुआ है कि देख, इट क्रिएट्स ए साइकोफिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, कि आपका बॉडी भी क्रेव कर रहा है और माइंड भी क्रेव कर रहा है। और दीज आर द मोस्ट डेंजरस ड्रग्स अकॉर्डिंग टू मी, जहां पे जो है ना आपकी रीजनिंग लॉजिक की पावर कम हो जाती है, आप रैश डिसीजंस लेते हो, आप बैड डिसीजंस लेते हो। और सोशल माहौल भी ऐसे बना हुआ है कि मैं देखता हूं कि इंडिया में कोई थार चला रहा है तो वो अलग ही मूड स्विंग में रहते हैं वो लोग। या जो आजकल का ये जो नया ट्रेंड है कि अगर मैं अमीर बाप का बेटा या बेटी हूं और मैंने अगर मेरे गाड़ी के तले किसी को रौंद नहीं लिया तो मैं हूं ही नहीं। मतलब एक ये मेडल ऑफ ऑनर हो चुका है कि मैंने एक आदमी मारा है, क्योंकि मुझे तो 2 दिन के अंदर बेल मिलनी है, फिर वो बैडी का लेबल मिल जाता है ना। तो फैशन ही बन चुका है ये। तो माय तो क्वेश्चन इज कि अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, तो इस पे जो लैब रिसर्च है कि कितना, क्या इसके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे, इसके लिए देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ रिसर्च बिफोर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग देम टू मार्केट। दारू दारू बेचनी है तो लोगों के लिवर के बारे में सोचोगे क्या? तो ड्रग्स बेचनी है तो आप लोगों के बारे में कब से सोचने लगे? नहीं, उन्होंने ये क्राइटेरिया देखा ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बैलेंस शीट देखी है। देखो, अफगानिस्तान का $1,500 का 1 किलो प्योर ओपियम प्रोसेस होके हेरोइन बनता है, और वो कट 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 होके एडल्ट्रेट होके जब वो पहुंचता है कनाडा, टोरंटो में या लंदन में या न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी में, तो वो $1,500 की वैल्यू $140,000 होती है। माय गॉड। ओके, तो वहां आप क्यों सोचोगे कि कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं? इसमें About creating the demand and providing the supply. It's as simple as that. राइट साबियो, जैसे आपने बोला कि ये, और ये इंट्रोडक्शन पूरी लाइफस्टाइल मार्केटिंग से ही होती है।
इसको आप जब तक लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाओगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बिल्कुल। यानी वहां पे भी बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है म्यूजिक वीडियोस के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, और ये शायद कई Correct. सालों से चल रहा है। पहले सिगरेट देखते थे हम और लिख के आता था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, अभी भी आता है, बट स्टिल वो दिखाया जाता है। I believe that as long as there is demand and there is creating of demand for narcotics, there will always be new versions of supply and far more dangerous versions of supply because synthetic drugs has no limitation. They are chemical induced drugs and there are people always trying something new with it. But what you will get is a lot of lifestyle pushes that will encourage you to want to be a part of the narcotics. If you see movies, for example, Hollywood movies, Hollywood movies are very aspirational movies. So you see a person finding it normal to have a drug or to pop in a pill, which is acceptable, even in Durandar for that matter. You had the friend doing that. Now, it is a reality. But some person might look at it negatively, and some person might look at it positively and say, "Oh, why shouldn't I try it? Look at what happened to him. You know, he felt really good after having it." Right? So it gets pushed in, whether you're trying to show the truth about it or not. They have ways of getting to you. Why is it that they're reaching colleges and college parties? Yeah, and it's not only in a particular age group. I think they're going beyond. They're reaching 16, 17, and going up to even 50 years age of people dabbling with narcotics of different kind. And I think it's a very serious concern for this country. It's a serious concern for the whole world, but nobody's going to stop it. That I can assure you, because there's too much of money running in it. जो सीरीज थी ब्रेकिंग बैड, नाउ आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. Now it is no more educational, it is more of a lifestyle push. Yes, absolutely. Hmm. Absolutely. That's exactly what I'm talking about. Do you ask people which was the show that they liked? They liked Narcos the most. And what was Narcos about? Narcos was about the drug king of the Medellin cartel and then the Cali cartel, and they showed their lifestyle and their drugs and their death. You know, it's the same thing why people have this aura about Dawood when he's actually a bloody coward. Why do they have the aura? Because we made movies on him, no? दाऊद ऐसा था, दाऊद वैसा था. अबे दाऊद एक चूतिया था, excuse the language. He was a coward. Okay? I'm sorry, I normally don't use that language, but he was a sick man who did not value the Hindus. Forget the Hindus, he didn't value the Muslims themselves. Like a coward, he went and sat in Pakistan. And the sad part is he comes from the Konkan belt, which is where I come from. Sirish also spent a lot of time here. We're all from the Konkan belt. And you had a guy like him, an absolute coward, who now sits in Pakistan. Okay? For all you know, he might still be somewhere sick, as they showed in Durandar movie. But that is what they did. They glorified. They glorified Pablo Escobar. They glorify all these by the lifestyle pushes that are there. इवन आज के तारीख में भी बैड लाइफस्टाइल ही तो ग्लोरीफाई हो रही है. आप टर्मिनोलॉजी देखो ना, जो यूज हो रही है कि अगर आप ओबीडियंट, हम्बल, पोलाइट बिहेवियर, मिडिल क्लास वैल्यूज अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको तो अपवर्ड मोबिलिटी ही नहीं है. ना कॉर्पोरेट लेवल में मोबिलिटी है, ना बिजनेस लेवल में मोबिलिटी है. तो आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको उसी वातावरण के अनुसार बिहेवियर रखना पड़ेगा आपका. तो सोसाइटी क्रिएट्स इट्स ओन एटमॉस्फेयर टू फ्लरिश. क्या जैसे हमने एक थोड़ी सी एडवांटेज हमको मिल गई है ऑन द ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू दोज अननोन गनमैन डूइंग देयर ड्यूटीज, क्या हमें लगता है कि एक साइकोलॉजिकल जो हमारी वॉरफेयर है, जहां पे मुझे लगता है कि भारत बहुत पिछड़ता है, क्या हमको एक डिजिटल लूसीफर की भी आवश्यकता है? होंगे आईटी सेल्स, बट द काउंटर नैरेटिव इज मिसिंग. और अभी अजीत डोवाल जो एनएसए हमारे, उन्होंने बोला भी था कि आपको जैसे कोई ट्रेंड बनता है जाके तुरंत काउंटर करना होगा उसको. एनएसए हैज टू कम एंड स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जबकि हमारा यूथ इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, हम मैक्स को यूज नहीं करते.
कितनी पॉसिबिलिटी, संभावना कितनी सुधार की है, मॉरल फैब्रिक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बट जो एक इमीडिएट सॉल्यूशन मुझे दिखाई देता है, इफ द यूथ शिफ्ट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम टू एक्स, still we will be able to counter some narrative at least, जो डिजिटल साइकोलॉजिकल ऑफ जहां पे हम पिछड़ते हैं वहां पे हमको थोड़ी सी सपोर्ट तो मिलेगी। नहीं, यू आर, आप बिल्कुल सही कहा। एक चीज को हम, इंडिया हैज टू रिकॉग्नाइज की ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो डिजिटल नैरेटिव था वो इंडिया हार गया, बिल्कुल। टोटली हार गया। और इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट जो है वो इंडियन यूथ की तरफ जाता है। वो इंस्टाग्राम में लगी हुई है यूथ जो है, लड़के जो है वो जो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, या कोई फूड के मतलब चैनल्स खोल रहा है, कोई मटन वाला, कोई दही पूरी वाला, ये चल रहा है, बस वही चल रहा है। कि जैसे आपने बराबर बोला कि एक्स में बहुत कम है इंडियंस, अगर एक्स पे इंडियंस की तादाद ज्यादा होती तो वो नैरेटिव शायद हम नहीं हार इंडिया शायद नहीं हारती। जो डिसीजिव विक्ट्री हो गई थी वो टोटली क्लाउड हो चुकी है। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को फरास्त कर दिया। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो यूथ है इनको लाएगा कौन इस तरफ? अगर आप बोलेंगे कि इसको हम टाई इन करेंगे अननोन गनमैन लूसीफर के साथ में, तो वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल है, इट इज ओनली एक्सटेंशन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। हम्म। वो कभी भी चेंज हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी। डू यू एग्री साहब? Well, I think the problem really, Suresh, is I go a little deeper, not so much into the role of the government, because the government at some point of time is very limited by the mammoth aspect of what a government is. But I think the real solution lies at family level. We need to understand at a family level what is our role as a citizen and what do we contribute towards nation building and national security and various aspects of it. This is something that's not been inculcated at our school level. For example, let's say if a child or a set of children in a school are taught that narcotics is bad and it's ingrained into them, then they form a pressure group of their own against those who are bringing narcotics into their vicinity, right? So you have to start at a family level, at a family value level. And that is why that Sanskriti that we had of Bharat has to be reinstilled into people on issues of national security. Narcotics, one of them, terrorism, another one of them. There are so many sleeper cells or questionable people that may be living around us. You make the community become your watcher. You make the community a police so that they become your voice and they become your eyes, your ears in situation. That we haven't achieved so far. So basically, Savia, what you're saying is that India has to go back to the concept of Bharat Mata, not only Bharat. Correct. Correct. Because it is the strength of Bharat essentially lied in the empowerment of its women. Exactly. As a female entity, the half part of Shiva, the divine feminine, that is where India should go to, gravitate towards its true strength. Absolutely. No, I completely agree with you. Yeah. Agree with you. You see, Shiva is the dominant energy that exists in the world, but the manifestation of that energy is Shakti. And that is why it's called Shakti. Because Shakti is power, Shakti is energy. Shakti is the power of the divine feminine. And as long as the foreign powers and powers within India attack the feminine energy of India, India will not grow to the epitome of its success that it can achieve. Therefore, it is important that we empower the women in this country to become your eyes and your ears so that your society gets saved. Your society becomes value driven. Your society gets progressive because there is a nurturing element of a mother, a nurturing element of a wife, the love of a sister, the love of
Please look at what they did and what they have done. The invaders over the last 800 years of us being under foreign powers, they've always targeted the women. They've always demonized the women. They've made our women weak. They have made our women subjugated to patriarchal systems, which, when we are actually neither patriarchal or matriarchal, we are a system that values both Shiv and the Shakti. That is what we are. But where is Shakti today? Why is it that when there is a gang rape of a woman, it is only during the Nirbhaya case where people came out, it turned political, there were some rules, but it took a long time for that family to get justice. It's not like rapes are not happening. It's not like gang rapes are not happening. Why are we not incensed by what is happening to the divine feminine in our country? Because unless we understand that, unless we value that nurturing power of Shakti, we will always be second fiddle to the world powers, because that is what they break. That is what they've been breaking from a long time. And that is Women. what that is what has been done with the other two dominant religions in the world, that is Islam and Christianity. Those two religions, in my opinion, have always suppressed the feminine side, the divine feminine. Even today, in Islam, women have next to no powers, and I have yet to see a woman priest in the Vatican. Whereas the Asia Pacific has always elevated women historically. Even if you look at modern history, the first head of the state was in Asia, in India, Indira Gandhi, Benazir Bhutto in Pakistan, Sri Lanka, Philippines, Sheikh Hasina in Bangladesh. Bangladesh. So all these so-called third world countries have always had women as head of state. But America, self-proclaimed bastion of democracy, is yet to have a woman president. So they have recognized these powers which India has invested in its women, in its feminine self. And there is an active role being played to diminish that power. कमजोर किया जा रहा है इसको. If you see what they're doing is they're commodifying women. If you see India over the last several decades, you will see the commodification of women. Women have become commodities. Today, an actress doing a item number is paid much more than an actress who was probably acting in the movie, because, well, it's commodifying the action of what she's doing, right? So when you start putting women in that same site, which is that of a commodity for you to lust over, a commodity for you to have these wild fantasies about, that is when you reduce the divine energy, because a woman was always spiritually meant to be revered, not commodified. So from my spiritual ground, and I hope I'll be able to put it in that way, Shakti, the divine feminine, उसकी सबसे जो prominent manifestation है, that is a woman. And when we talk about saving the divine feminine और शक्ति को हम पुनर्जागृत करने की बात करते हैं, वो तो है ही, हमारी women को we need to empower. But there are other things also, if we see the pattern, जो हमारी पुस्तकें हैं, anything, तो विद्या को हमने उसी एनर्जी को माना है, like different forms of that feminine energy is Vidya also, Saraswati. Correct. They come and attack, they burn Nalanda and Takshila. Another form of that feminine is land. तो we are abusing land, ये हम खुद कर रहे हैं, ये तो कोई नहीं कर रहा, like the amount of toxicity that we are putting into our soil. In rivers. Even as basic as sleep, the night is the divine embrace of that feminine. That's what I feel. If you do not sleep on time, ये समझ ही नहीं बनेगी. It's the entire design. I feel there are so many things that are nurturing and
are blessed with that divine feminine that we need to identify and respect, so we can reach to the level where we can actually empower women. I agree. These are very basic things. Why we destroy lifestyle? We know everything. Everything is written. Experts are saying these things, but nobody is able to understand and execute because lifestyle से वो basic feminine missing है. जो आप समय पे सोना, क्या खाना है, that food is also feminine. उसका रीजन ये हो सकता है ना कि वो जो फेमिनिन मिसिंग मिसिंग क्यों है, क्योंकि हम भूल गए कि उसको क्वांटिफाई कैसे करना। उसका फायदा जो पहले एहसास होता था जिसका, वो क्वांटिफाई नहीं हो रहा ना, वो मनी में चेंज नहीं हो रहा है। जिस दिन वो मनी में चेंज होगा उस दिन शायद पता चलेगा कि नहीं, इसका भी इंपॉर्टेंस है। हर चीज अभी बॉटम डॉलर दिख रहा है ना, बॉटम लाइन पे आ रही है, हर चीज बॉटम लाइन पे आ रही है कि भैया ये मेरी लाइफस्टाइल से मेरा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो लक्ष्मी ही करप्ट हो गई। आपने लक्ष्मी जो दूसरा फेमिनाइन एस्पेक्ट है उसकी प्यूरिटी खत्म कर ली है ना आपने। Absolutely. ओके, and that is where India as a society has is sort of gone wrong. Yeah, I think a lot of it, Anant and Udit, is about us getting back to our Sanatan Dharma values. Okay. And if you are a practitioner of Sanatan Dharma, then you will realize that if you do not embrace the sacred feminine, you do not respect the sacred feminine, and you walk the path that you think of this patriarchal thought process, you are somewhere going to land yourself in a ditch and take everybody that is dependent on you in that ditch. Therefore, it's very essential for us to bring back the learnings, bring back the thought process, bring back the education that happened. If you understand a little bit of our history, you would realize, a Hindu organization once asked me, Savio, how can we spread the knowledge of our Vedas and our teachings across India and other parts of the world? So I said, well, please learn from what the Muslims and the Christians are doing. What are they doing? They they allowed for you to end your teachings, which were happening in the temples and the gurukuls, and you moved on to their level of teachings. So if you want education, your Sanskriti and your values to continue, you need to ensure that education in temples continue. That's how you would spread your Sanatan Dharma values from your home to a temple, from a temple to your school, to your college, and to your workplace. That's how it should be. At the end of the day, what is your value system? Your education was through a temple premise where you went, you heard, and that story was told to you. Because knowledge in India was never written. It took a very long time for that to be written. It was spoken. And that was a tradition that existed between the grandfather to the son to the grandson. That itself is what they are killing, no? They're killing the family institution. To kill a family institution, the first thing you need to take away from that family institution is the woman. Once you take the woman out of a family institution, you demonize the woman, you reduce her to mere there to do work in the kitchen or to produce babies. You have reduced the power and you've taken her out of it. And that's why the institutions that you are seeing of family are slowly deteriorating in India. That is why divorce rates are very high. One of the reasons, I'm not saying that that's the only reason, but one of the reasons. वो टू पुट इट इन, अगर नटशेल में अगर डाल दूं सैवियो ने जो कुछ कहा, तो मैटर आ जाती है कम्युनिकेशन के ऊपर। और हमने हमारा कम्युनिकेशन का मीडिया ही कुछ गलत चुना है। हम तो फ्रेजोलॉजी डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे सेक्रेड फेमिनिन को आज के तारीख में इंडिया में सबसे सबसे घटिया वर्ड जो है ना यूज किया जाता है हिंदी में, वो है औरत। लोगों को पता ही नहीं औरत का मीनिंग क्या है। Yeah. औरत का मीनिंग है फीमेल जेनिटेलिया वजाइना। In Arabic, yeah. तुम्हारी औरत मेरी औरत मतलब मेरी वजाइना तुम्हारी तुम्हारी वजाइना। स्त्री ये वर्ड कोई यूज ही नहीं कर रहा।
तो जब आपका कम्युनिकेशन का मीडियम ही खराब है, करप्टेड है, करप्ट किया गया है, और आपको पता ही नहीं। इतनी जगहों से ये अटैक हो रहा है, हाँ। लैंग्वेज के माध्यम से, फिल्मों के फूड माध्यम के से। माध्यम तो से। पुराने जमाने में जो हमारे संत थे, ना उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट था, ना पॉडकास्ट था। वो गांव गांव जाते थे, कहानियां सुनाते थे, जैसे सैवियो बोल रहे हैं, कहानियां सुनाते थे, गाने गाते थे, आरतियां सुनाते थे। ये क्यों? क्योंकि ये औरत सुन सके। आदमी तो जा सकते थे बाहर, औरतों को कम चांस था। तो वो जो ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ज्ञान था, वो गांव गांव में जाके किया जाता था। तो वो है कम्युनिकेशन, दैट इज प्रॉपर कम्युनिकेशन। नॉट आज जो चल रहा है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। But I'm very optimistic about one thing, हम्म। that I think the generation of today, the younger generation, I'll give you an indication. A lot of them are moving away from alcohol. Okay, if you look at the recent study that is there. So what is it that people want? Why do they turn to alcohol and why do they turn to drugs? Because we have never built a society, or rather over the last 800 years or more, we have not built that Atma Vishwas in us. You see, Atma Vishwas is what drives a person to staying very focused in what they need to do. It is when your Atma Vishwas and your confidence levels are shifted, is when you start depending either on drugs or cigarettes or alcohol or sex or womenizing or even fraternizing with other men because you might have other tendencies. It's a vacuum that you are trying to fill. Yeah. So when you get spiritually inclined, when you get morally inclined, that vacuum is filled with another divine presence, the divine presence of the divine feminine. And that's the nurturing mother that is there in order to keep you in that focused direction. Because come what may, a child will never ever do something wrong in front of their mother or their father. Remember that. Like I personally, unless my dad offers me a drink, I will still not drink in front of him until he offers me a drink. Right? That is a value system. And that is the value of a mother. Like if no matter how much my mother would scold me, I would never ever raise my voice against my mother. Why? Because a mother is a mother, right? That's how the value system is. So when that vacuum becomes, that's when the families go apart. So I think one of these strategies should be to strengthen the families in India. Once you strengthen the families, that's when India will grow. It's like a root, right? When your roots strengthen and various different roots strengthen, that's when the tree can grow. That's when the tree of India can grow. And हम्म। that's when you'll bear good fruits. एंड दैट्स व्हाई दिस एंटायर, ये जो पूरा प्रयास हो रहा है कि वेस्टर्नाइज्ड वैल्यूज ले लो, कि इट इज ओके टू बी सिंगल, इट इज ओके टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, it is okay if you're got several divorces or relationship. No, it is not. हम्म। ये कब से एक्सेप्टेबल हो गया? एब्सोल्युटली। ये एक्सेप्शंस हुआ करते थे, ये तो अब रूल बन गया एक्सेप्शन की बजाय। अगेन इसमें भी टर्मिनोलॉजीज आ Correct. जाती हैं, लाइक हाँ, जो बिल्कुल। यूथ यूज करते हैं। सो वी आर आल्सो गोइंग अवे विद अ हैवी हार्ट। एक तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बट वी सी दैट हमारे भी जो डिस्कशन होता है, वी अंडरस्टैंड कि जो फैमिली सिस्टम है उसको कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथन करना, एंड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन देयर, रूट्स को पे काम करना जरूरी है। दिस इज द स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वी लाइक, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रह गया है अभी भी। I'd leave you with one mantra that I quite like. It was actually also used in a book by Ashwin Sanghi in one of the books the Chanakya chants. Okay. It says, Adi Shakti Namo Namaha, Sarab Shakti Namo Namaha, Pritun Bhagwati Namo Namaha, Kundalini Mata Mata Shakti Namo Namaha. And that's the devotion to the sacred feminine. Because at the end of the day, it is only the Divine Mother that will protect her children
just as Bharat Mata protects her children. Yeah, but to finish off and add to that, Savio, a long way to go yet. There are people like me who have chosen to move away from the motherland purely out of disappointment. Disillusionment, disappointment, lack of appreciation, lack of recognition, lack of reward. And the real path to progress will happen only when people like me come back to the motherland. Right now, I do not want to. I agree. And that's my job. That's my job, to bring people like you back. Yeah. Ours too. Yes. Thank you so much, both of you, for your time. Thank you so much. I hope we'll meet again. Namaste, pleasure, and I hope Thank we have you. another couple God of bless. chats. Yeah. Thank you. जैसे आपने कहा बहुत कुछ रह गया. Yes. Yeah. God bless. Bye. God bless. Thank you.